Right now we are doing part 1. So today we will try to cover these topics: Aristotle for fallacy. We have done introduction part. So in introduction part, let's recap. Our summary was that a force is required to put a stationary body in motion. Matlab, if a particle is at rest, what I explained you was if the particle is at rest, you need an external force to keep the particle in motion, and vice versa also. If a particle is in a motion, then you require an external force to keep a particle, bring the particle to rest. और second point क्या था? Second point was the external agency may be, मतलब the force. External agency मतलब that external force may or may not be in contact with the body. Gravitational force was not in contact with the body. मतलब contact force भी हो सकता है, non contact force भी हो सकता है. This much we have understood. In new concepts today we are going to study very interesting thing is that if a body is moving uniformly, do we need an external force so that the body keeps moving uniformly? So the answer is both yes and no. And no. Both yes and no actually. So it's a strange answer, right? So why it is yes and no? Let's see. Let's see क्यों yes भी है और no भी है. Okay. So if there is an opposing force, like force of friction and kuch, if there is an opposing force, if a particle is moving and if there is an opposing force like friction, then obviously particle का क्या होगा? Particle will slow down and then gradually it will come to rest. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि particle should move uniformly, constantly वो move करता रहे उसी स्पीड से. किस स्पीड से? u के स्पीड से. तो ऑब्वियसली अगर एक अपोजिंग फोर्स है तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको मेकअप करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि उस अपोजिंग फोर्स का इफेक्ट टोटली हट जाए, चला जाए उसका अपोजिंग फोर्स का इफेक्ट. उसको बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स. एक्सक्यूज मी. तो आंसर क्या हुआ कि यस, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड. कब? अगर अपोजिंग फोर्स है. बट इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है तो यू डोंट रिक्वायर एक्स्ट्रा फोर्स, क्योंकि वो तो पहले से ही मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कोई फोर्स नहीं है अपोज करने के लिए. जब फोर्स नहीं है अपोज करने के लिए तो वो आगे स्लो डाउन नहीं होगा. स्लो डाउन नहीं होगा तो जाके रेस्ट भी नहीं आएगा. सो इट विल कीप मूविंग. दैट्स द बेसिक आइडिया. तो कंक्लूजन क्या हुआ? अपोजिंग फोर्स होने से यस, अगर अपोजिंग फोर्स नहीं है तो नो, यू डोंट रिक्वायर, आपको नहीं चाहिए एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, तो यही पूरा इस लेक्चर का बेसिक फंडामेंटल है, फाउंडेशन है एक्चुअली. तो इसी को और डिटेल में समझते हैं. एरिस्टोटल फॉलिसी मतलब एरिस्टोटल से क्या रॉन्ग हो गया, एरिस्टोटल ने क्या रॉन्ग कर दिया और उसको ठीक कैसे किया. तो ये जो अभी हमने कहा है कि क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, ये करेक्ट आंसर जो भी मैंने आपको समझाया है वो करेक्ट आंसर गैलीलियो की तरफ से आया था. तो गैलीलियो ने ऐसा क्या कहा जिस और ऐसा क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया. गैलीलियो इज का एक शॉर्ट स्टोरी है कि गैलीलियो इज अ ग्रेट
scientist, physicist, astronomist, and he is called father of the modern science. बहुत ही एक्सपेरिमेंटल नेचर के इंसान थे, और ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इसने इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, एस्ट्रोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन किया, इधर भी कंट्रीब्यूशन किया, और भी फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है। तो क्वाइट ही वाज, इनका जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जो फाउंडेशन जो है लॉज ऑफ मोशन का, इन्होंने इतना अच्छा फाउंडेशन बना दिया कि न्यूटन ने इनके फाउंडेशन को यूज़ करके काफ़ी इवॉल्व कर दिया फिजिक्स को। मैंने गैलीलियो ने फाउंडेशन बना दिया, न्यूटन ने अपना जो ऑब्जर्वेशन और अपना मैथमेटिकल स्किल और ये सब अप्लाई करके उसी फाउंडेशन को एकदम, वी ऑल नो व्हाट न्यूटन्स का अचीवमेंट्स हम सभी जानते हैं। तो फाउंडेशन गैलीलियो ने किया, तो क्या क्या ऐसा कर दिया था गैलीलियो ने, एटलीस्ट वो हम लोग अभी समझेंगे, थोड़ा बहुत सीखेंगे उसको। ओके, तो यहाँ पर लिखा है ही गेव बर्थ टू द मॉडर्न साइंस। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उनका फाउंडेशन इन्होंने ले कर दिया था, बना दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एरिस्टोटल वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, और बहुत लोग उनकी बात को एकदम रिलीजियसली फॉलो करते थे, मानते थे। लेकिन इस डिपार्टमेंट में जिस टॉपिक का बात हम कर रहे हैं, और उसमें अरिस्टोटल ने कहा कि यस भाई, कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए ही होगा बॉडी मूव करने के लिए, और एक नेचुरल भी है, कि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो बॉडी विल बी एट रेस्ट। एक्सटर्नल फोर्स अगर, बॉडी को अगर मूव करवाना है तो कुछ तो फोर्स जरूरत पड़ेगा ही, और कॉन्स्टेंटली बॉडी मूव करते रही तो क्वाइट नेचुरल है। तो जो नेचुरल इंट्यूटिव आइडिया था वही एरिस्टोटल ने बेसिकली प्रपोज किया। लेकिन ये जो एरिस्टोटल का लॉ ऑफ मोशन था, क्या था वो, कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन। तो ये लॉ रॉन्ग प्रूव हो गया लेटर ऑन। किसने रॉन्ग प्रूव किया? गैलीलियो ने, जो प्रपोज किया था। आप देख सकते हो कि ही वॉज अ वेरी वेरी ओल्ड साइंटिस्ट। ये देख सकते हो, इट इज बीसी के टाइम के साइंटिस्ट है, मतलब वेरी वेरी ओल्ड साइंटिस्ट, ग्रीक थिंकर। तो इनका कंट्रीब्यूशन भी अपने जगह है, क्योंकि धीरे धीरे इवोल्यूशन, इट्स एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। एरिस्टोटल ने जो भी कुछ कहा है उसी के बेसिस पे किसी और ने काम किया, फिर उसके बेसिस पे किसी और ने करते करते बीसी से एडी 1600 और समथिंग में आकर फिर गैलीलियो ने अपना प्रपोजल रखा। आज गैलीलियो ने कुछ कहा है, कल को उनका बात भी रॉन्ग हो सकता है, और कोई नया साइंटिस्ट आ जाए तो इससे गैलीलियो का कंट्रीब्यूशन तो जीरो नहीं हो गया। गैलीलियो ने एक फाउंडेशन तो बनाया। लोगों ने एरिस्टोटल को पढ़ाई किया, तब तो गैलीलियो ने भी एरिस्टोटल को पढ़ाई किया, उसके तब तो जाकर अपना कुछ बनाया। एरिस्टोटल ने कुछ किया ही नहीं होता तो गैलीलियो पढ़ते क्या? एरिस्टोटल या उस गैलीलियो से पहले जितने भी साइंटिस्ट हैं, अगर कोई कुछ पढ़े ही नहीं, आपके लिए फिजिक्स का पूरा सिलेबस रेडीमेड है, जहां पर सारा लॉज रेडी है, आपको कुछ लॉ खोजना नहीं है, सब रेडीमेड गिवन है आपको। अगर आपको कोई फिजिक्स दिया ही ना जाए और कहा जाए कि ये पूरा सिलेबस खुद अपना सोच के बना लो, तो कैसे करोगे? तो पहले तो दिस इज द होल थिंग। तो आइडिया इज दैट कि जो प्रीवियस साइंटिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली, उनके कंट्रीब्यूशन से आगे के जो साइंटिस्ट है उन पे काम करते हैं, और गैलीलियो के जो भी वर्क था उससे न्यूटन ने उसको यूटिलाइज करके और आगे बढ़ाया, फॉरवर्ड किया, एंड सो ऑन। एनीवे, तो एरिस्टोटल्स दिस लॉ वाज डिसमिस्ड, तो ये डिसमिस हो गया। तो जरूर इतना पुराना लॉ डिसमिस होने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट या स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना पड़ेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिला था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन इज फ्लॉड एंड ऑल। तो विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, कि ये क्वाइट नेचुरल व्यू भी है, इट्स क्वाइट अ नेचुरल व्यू, नेचुरल ऑब्जर्वेशन था कि यू नीड सम फोर्स ताकि बॉडी मूव करते रहे यूनिफॉर्म मोशन से।
ठीक है, कोई बात नहीं। इवन यहाँ पर लिखा है कि एक छोटा बच्चा भी अगर एकदम चाइल्ड, मतलब चाइल्ड, एकदम स्मॉल चाइल्ड जो अभी बस नया कुछ सीख रहा है, जिसका ब्रेन अभी डेवलप ही हो रहा है, इवन वो भी जानता है कि कार को अगर वो मूव जस्ट लीव कर दे, नॉन इलेक्ट्रिक कार को अगर छोड़ दे ऐसे थोड़ा पुश करके, तो वो धीरे धीरे आकर रुक जाएगा। तो उसको कॉन्स्टेंटली मूव कराते रहना होगा, कॉन्स्टेंटली मूव कराते रहना होगा, ड्रैग कराते रहना होगा बाई सम फोर्स। एक छोटा सा चाइल्ड जिसका ब्रेन अभी डेवलप ही कर रहा है जस्ट, वो भी इतना जानता है। तो एक कॉमन सेंस का चीज, ये यहाँ पर एनालॉजी है। तो दिस इज एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस इज कॉमन टू मोस्ट टेरेस्ट्रियल मोशन। टेरेस्ट्रियल मोशंस हमारे जो अर्थ में जितने मोशंस हैं, एक्सटर्नल फोर्स seems to be needed to keep the body in motion. If you leave a body इन मोशन, देन एक्सटर्नल फोर्स तो जरूरत पड़ता ही है, नहीं तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। इतना तो कॉमन एक्सपीरियंस ही है। तो ऑब्वियसली इतना कॉमन एक्सपीरियंस को आ, मतलब रॉन्ग प्रूफ करने के लिए बहुत ही कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। और अगर ये चीज रॉन्ग है कि फोर्स नहीं चाहिए हमें, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते ही रहेगा ऑब्जेक्ट, तो ये अमेजिंग, कितना मतलब एस्टोनिशिंग और अमेजिंग बात है कि ये डिस्कवरी अपने आप में कितना बड़ा है। अगर आप थोड़ा सोचो तो कितना बड़ा डिस्कवरी है ये, अगर इसको राइट प्रूफ कर दे कि फोर्स का जरूरत ही नहीं है, पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा एट दैट टाइम। क्या, कितना डीप थिंकिंग चाहिए इसके लिए, इतना दूर तक दिमाग जाने के लिए, इतना सोचने के लिए। एनीवे anyway, तो भाई क्या रॉन्ग था? रॉन्ग ये था कि एरिस्टोटल ने बहुत इजीली, हम लोग रॉन्ग और मिस्टेक अभी निकाल लेंगे इसमें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अभी। तो एनीवे anyway, तो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, इफ अ चाइल्ड इज मूविंग अ कार, तो अपोज, वो रुक क्यों जा रहा है? बिकॉज देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू अपोज द मोशन, इसलिए वो रुक जा रहा है, सिंपल। तो यहां से हमारा फाइनल समरी है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रोकने वाला कोई फोर्स ही नहीं होगा, रोकने वाला कोई फोर्स नहीं होगा तो कार मूव करेगा ऑलवेज विथ यूनिफॉर्म मोशन। बेसिक समरी है ये। तो यहाँ पर मेन मेन पॉइंट्स हम अंडरलाइन करते रहे। नो फ्रिक्शन, नो फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू इन मोशन। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी ताकि बॉडी मूव करता रहे, नहीं तो फ्रिक्शन रोक देगा। एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं होगी, यानी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी किसके लिए? बॉडी को मूव कराने के लिए। एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी और बॉडी को मूव करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि बिना फोर्स के, बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी मूव करता रहेगा, किससे? यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये सब देख लेना एक बार। अपोजिंग फोर्स तो ऑलवेज प्रेजेंट ही रहता है हमारे नेचुरल वर्ल्ड में। सॉलिड्स में फ्रिक्शन फोर्स और लिक्विड में विस्कस फोर्स एक्ट करता है। विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी, ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और न्यूटन ने भी यहाँ पर कुछ लॉज दिया है, यहाँ पर न्यूटन का भी इसमें भी कंट्रीब्यूशन है। एनीवे, सो दीज अंडरलाइन पार्ट्स आर द मेन हाइलाइट्स। कि अगेन वही बात, एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर सके। तो इस चीज को प्रूफ करना बहुत इजी नहीं था, गैलीलियो ने उसको करके दिखाया। तो एक कंक्लूजन क्या हुआ? एक पार्टिकल का वेलोसिटी v है, मास m है, तो अगर अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स आल्सो ताकि वो बैलेंस हो सके। यही हमारा मेन आइडिया है, एक्सटर्नल बैलेंस। इससे क्या होगा? इससे होगा कि नेट फोर्स जो हमारा होगा वो जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। फॉर v टू बी कांस्टेंट, दोनों शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, दिस टू शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए।
वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए इन स्ट्रेट लाइन। तो ऑपोजिंग फोर्स होगा तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि यूनिफॉर्म मोशन हो सके। अगर ये नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स की भी जरूरत नहीं है, वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कुल मिलाकर बात यही है। तो गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने अपना बहुत सारा काम किया है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उनको। तो यहाँ पर 3 डायग्राम्स में बताया जा रहा है कि गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि इफ अ पार्टिकल इज इंक्लाइन प्लेन के नीचे अगर आ रहा है इस तरह से, तो उसका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा, यानी एक्सेलरेट होगा। सिमिलरली एक पार्टिकल को आप ऊपर पुश करोगे अबव द इंक्लाइन प्लेन, तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ नीचे आ रहा है तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो रिटार्ड कर रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर ना नीचे जाए ना ऊपर आए, स्ट्रेट अगर चले तो ना ही रिटार्ड करेगा ना ही एक्सेलरेट करेगा, ना ही एक्सेलरेट करेगा ना ही रिटार्ड करेगा। का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, रिटार्डेशन भी नहीं होगा, जीरो होगा ये। इसका मतलब क्या होता है, डीवी dt विल बी जीरो। डेरिवेटिव किसका जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। मैथमेटिकली ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। वही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम अंडरलाइन कर दें। वेलोसिटी फ्रिक्शनलेस, अगर कोई जगह है कोई अपोजिंग फोर्स ना हो, ये सब फ्रिक्शनलेस है। तो ये कंक्लूजन हुआ कि फ्रिक्शनलेस सरफेसेस में नाइदर, अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो तो नाइदर एक्सेलरेशन होगा नॉर रिटार्डेशन, मतलब ए जीरो, यानी डीवी dt जीरो, यानी वी कांस्टेंट। वी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से बेसिकली वी वेक्टर कांस्टेंट बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन होगा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। मेन जो थिंग है, दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सपेरिमेंट मैं फटाफट समझा देता हूँ। डबल इंक्लाइन प्लेन का यूज किया, ये देखो एक सिंगल इंक्लाइन प्लेन टाइप है और ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन टाइप है। तो 3 केसेस यहाँ पर हमारे पास है। फर्स्ट केस में ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस सेम है, मतलब इफ यू थ्रो ए पार्टिकल, वो d डिस्टेंस नीचे जाएगा, एंड इट इज सीन, ये सब फ्रिक्शनलेस है, ओके। इट इज सीन कि जितना डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टली आई मीन वर्टिकली, जितना डिस्टेंस, जितना हाइट वो नीचे जाएगा, इट कैन बी प्रूव्ड दैट वर्क पावर एनर्जी के थ्रू ये प्रूव किया जा सकता है कि उतना ही हाइट ये ऊपर भी जाएगा। हाइट मतलब वर्टिकल हाइट सेम रहेगा, ये डिस्टेंस सेम रहे ना रहे, लेकिन वर्टिकल हाइट सेम रहेगा। यहाँ पर भी mgh पोटेंशियल एनर्जी रहेगा एट द हाइट एट, यहाँ पर भी mgh पोटेंशियल रहेगा, ये वर्क पावर एनर्जी के थ्रू प्रूव किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी नोन है हमारा, सपोज। नाउ व्हाट ही डिड वाज कि इस लेंथ को, ये डी लेंथ को डी डैश लेंथ जैसे मैंने लिखा है, इंक्रीज कर दिया। यानी ये जो एंगल है, ये स्लोप जो है, ये जो स्लांटनेस है, उसको थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। तो ये इतना छोटा नहीं है, इट्स अ बिग इंक्लाइंड प्लेन। तो उसको थोड़ा सा बेंड अगर हम कर दे, बेंड अगर कर दे राइट लाइक दिस, तो अगेन बॉल को रिलीज करेंगे कैपिटल एच हाइट से, तो वो फिर से थोड़ा कैपिटल हाइट तक जाने की कोशिश करेगा और कैपिटल हाइट में पहुंच जाएगा फ्रिक्शनलेस सरफेस में। अब देखो, जब कैपिटल हाइट में पहुंच गया तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है टू अचीव कैपिटल हाइट एच। आई मीन ये हाइट एच को अचीव करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, राइट। तो अब डी डैश इज ग्रेटर देन, डी डैश इज ग्रेटर देन डी इन दिस केस। तो अगर इस ठीक इसी तरह से अगर इसको थोड़ा और नीचे बेंड कर दें, यानी ये थीटा जो है इसको कम कर दे, बेंड करते जाए, तो ज्यादा हाइट मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा टू कवर सेम हाइट एच। इस हाइट एच को अचीव करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, जितना ज्यादा ये नीचे आते जाए, राइट। तो नीचे आते आते अगर ये एकदम फ्लैट हो जाए, फ्लैट हो जाए,
तो उस हाइट एज को अचीव करने के लिए वो होल लाइफ, मतलब वी कैन से नॉर्मल लैंग्वेज, वो होल लाइफ ट्राई करते ही रहेगा टू रीच, मतलब वो मूव करते रहेगा। यहाँ पर कंक्लूजन तो यही है ना कि ये पार्टिकल मूव करता है, मतलब कीप्स मूविंग, दिस पार्टिकल कीप्स मूविंग जब तक कि वो हाइट एज अचीव नहीं कर लेता है। यही ना है इसका कंक्लूजन। तो अगर इसको मैंने कम भी कर दिया तो वो कीप मूविंग करेगा टिल वो हाइट अचीव, ज्यादा मूव करेगा। तो अगर इस हाइट को टोटल जीरो ही कर दें हम, तो पार्टिकल फ्रॉम अ हाइट एच अगर रिलीज हुआ है तो वो तो ट्राई करेगा अपना हाइट एच को अचीव करने का, राइट। एंड वो कीप मूविंग करते रहेगा, इट विल कीप मूविंग जब तक कि हाइट एच अचीव ना हो जाए। तो ऑब्वियसली फ्लैट अगर हो जाएगा तो वो हाइट एच कभी अचीव नहीं होगा, तो कहां तक मूव करेगा, इन्फिनिटी तक मूव करेगा। दैट वाज द लॉजिक गैलीलियो गेव, व्हाट अ फैंटास्टिक लॉजिक। तो अगर वो इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है तो वो रुकेगा नहीं, फ्रिक्शन, राइट। अगर वो रुकेगा नहीं मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूव करते जाएगा। कॉन्स्टेंटली मूव करने को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में पार्टिकल मूव करते जाएगा विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है, विच इज वाज रियली फैंटास्टिक एक्सपेरिमेंट। ऐसा जो आइडियाज जो है, ऐसा क्रिएटिविटी जो है, ये अमेजिंग है। एनीवे anyway, तो the ball will keep moving forever, trying to achieve that equal height h, क्योंकि वो तब तक मूव कर रहा है, इन एवरी केस बॉल मूव कर रहा है तब तक जब तक हाइट एच अचीव नहीं हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दे, इट कैन ऑल्सो प्रूव कि अगर इस वर्टिकल हाइट एच से आप बॉल को पुश कर रहे, सॉरी पुश नहीं कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो मतलब यू आर नॉट गिविंग एक्स्ट्रा फोर्स, रिलीज कर रहे हो मतलब यू जीरो, तो वो हाइट एच तक ही जाएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा भी नहीं जाएगा कभी भी, वायलेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। मतलब अगर आप फ्रिक्शनलेस सर्कल्स में हाइट एच से रिलीज कर रहे हो तो वो हाइट एच तक ही जाएगा, जब तक वो हाइट एच नहीं जा रहा वो मूव करते रहेगा। तो अगर फ्लैट कर देंगे इसको तो वो मूव करते रहेगा इस होप में कि हम हाइट एच को अचीव करेंगे कभी, लेकिन क्योंकि फ्लैट सरफेस है ये तो हाइट एच कभी अचीव नहीं हो पाएगा, तो इट विल कीप मूविंग फॉर एवर। फैंटेस्टिक, ठीक है। यही सब बात यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, स्लोप जीरो, बॉल ट्रेवल इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो मोशन कभी सीज नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं। इन रियलिटी ऐसा होगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शन तो हर जगह ही है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ऐसा एक सिचुएशन, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉल कंटिन्यू मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन, कहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से ये निकला कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, राइट, दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि इन बोथ द केस नेट फोर्स इज जीरो, आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के ही वेलोसिटी या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा। यही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है अबाउट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो क्लियरली इन बोथ द केसेस नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो अगर आपको, अगर फ्रिक्शन है, इफ देयर इज अ फ्रिक्शन, तो आपको फोर्स को, नेट फोर्स को जीरो करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, कितना, एग्जैक्टली इक्वल टू फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन ओवरकम हो जाए, फिर से नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और अगेन पार्टिकल विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यही बात को यहाँ हाईलाइट किया गया है। सो एक्सटर्नल जीरो, तो इस चीज को देख लेना अच्छे से। तो समरी क्या हुआ हमारा, समराइज करते हैं। समरी ये है हमारा, बेसिकली वो है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है
तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो। यही था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। एक्चुअली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का बेसिस यही था। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल वर्जन ही एक्चुअली है। ठीक है, तो ये समरी को एक बार देख लेना। यहाँ से इनर्शिया का प्रॉपर्टी आ जाता है कि, चलो जल्दी से रीड कर लेते हैं। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो है, तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या तो कंटिन्यूअस मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ तक तो ठीक है। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। मतलब पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अनलेस कि आप कोई फोर्स अप्लाई करो। ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर रेस्ट से आपको मोशन में कन्वर्ट करना है तो आपको फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। यही है मतलब। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। मतलब वो रेजिस्ट करेगा कोई चेंज को। रेस्ट से मोशन में जाने के लिए या मोशन से रेस्ट में जाने के लिए वो रेजिस्ट करेगा उस चेंज को, नहीं जाना चाहेगा। तो आपको उसको फोर्सफुली अप्लाई करना होगा, सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तभी वो अपना स्टेट को चेंज करेगा। बिना फोर्स अप्लाई किए चेंज नहीं करेगा। तो बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स, मतलब फोर्सेस इट, मजबूर कर देता है टू चेंज इट दैट स्टेट। ओके, तो नेट एक्सटर्नल विल बी जीरो, घूम फिर कर वही है। तो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट, वही बात जो मैंने लिखा था। और उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन जीरो, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल वर्जन भी है एक्चुअली। तो डेरिवेटिव जीरो। तो रिकैप कर लेते हैं। रिकैप वही है प्रीवियस लेक्चर का हमारा था कि इन शॉर्ट, फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर रेस्ट में है, मोशन में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स चाहिए, मोशन में है तो रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए भी एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स चाहिए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। फोर्स कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट फोर्स हमें मालूम है, फ्रिक्शन एटसेट्रा। नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। और अभी इस पार्ट में हमने ये देखा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है, या तो इट कैन बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज। बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, अनलेस आप एक फोर्स से कंपेल करते। तो यहाँ एक्स्ट्रा में इनर्शिया का जस्ट एक डेफिनेशन हमने यहाँ आपके लिए रिप्रेजेंट किया है कि ये है फॉर्मल डेफिनेशन, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ दे कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑन देयर ओन। मतलब खुद से चाहेंगे भी तो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकते, चाहे स्टेट ऑफ चाहे यूनिफॉर्म मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। और ये मास डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा मास ज्यादा होगा उतना ही आपको मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा मास ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। एक रेस्ट में है एक बॉडी, एक हल्का बॉडी और एक मैसिव बॉडी है। तो जो लाइट बॉडी है उसको रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कम फोर्स का जरूरत पड़ेगा। कम फोर्स का मतलब वो रेजिस्ट कम करेगा, इसलिए कम फोर्स का जरूरत पड़ेगा। मैसिव बॉडी है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो रेजिस्ट ज्यादा करेगा। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स भी ज्यादा चाहिए, एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो आई होप ऑल द कंसेप्ट्स आर अंडरस्टूड नाउ। तो आप लिख लीजिए कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टूड। होमवर्क, तो ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, तो एक्चुअली देर इज नो होमवर्क एट ऑल। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके डिटेल्स में जाएंगे। योर क्लास इज ओवर।